Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is evolution of seed habit. बेसिकली आज के हमारे टॉपिक में हमने सीड को डिटेल से डिस्कस करना है कि प्लांट्स ने सीड वाली हैबिट को कैसे अडॉप्ट किया, प्लांट्स में सीड की एवोल्यूशन कैसे हुई, सीड की फॉर्मेशन कैसे हुई और सीड फॉर्मेशन में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उन तमाम स्टेप्स को हम वन बाय वन आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ सीड को क्यों इतनी डिटेल से हमने डिस्कस करना है, वो इसलिए क्योंकि इसके बाद जो हमने क्लास डिस्कस करनी है दैट इज क्लास जिम्नोस्पर्मी, और उसमें जो प्लांट्स आते हैं वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को डिटेल से समझने से पहले हमें सीड को समझना पड़ेगा कि सीड क्या होता है, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीड के स्ट्रक्चर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, सीड की एवोल्यूशन कैसे हुई, क्योंकि इससे पहले हमने कहीं नहीं डिस्कस किया कि जी प्लांट्स ने सीड को प्रोड्यूस किया या सीड की इवन हमने टर्म्स भी यूज़ नहीं किए, क्योंकि हमने कहा था कि इस चैप्टर में हम जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती जाएंगी वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ तक किसी प्लांट में सीड का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके बाद जो हम क्लास जिम्नोस्पर्मी पढ़ेंगे उसमें सीड का कॉन्सेप्ट है, तो वही तो उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें सीड को समझना। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का हमारा सारा का सारा टॉपिक सीड बेस्ड है कि सीड की एवोल्यूशन कैसे हुए, क्या स्टेप्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुए। फर्दर प्रोसीड करते हैं, वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Here I want to tell you one thing, and that is this is a very lengthy topic, but I will try to conclude it in a very short period of time. So let's begin. टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। बेसिकली हम देखेंगे कि प्लांट्स ने अपने अंदर सीड की हैबिट को कैसे इवॉल्व किया, क्योंकि इससे पहले हमने कंसेप्ट नहीं देखा, क्या चेंजेस किए, क्या सिग्निफिकेंट इवेंट किए उन्होंने अपनी बॉडी में जिसके बाद इन्होंने सीड को डेवलप किया अपने अंदर। ठीक है, तो बेसिकली सिग्निफिकेंट इवेंट्स हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो हिस्ट्री में प्लांट्स ने अपने अंदर चेंजेस किए, और उसके बाद उन चेंजेस को, उन सिग्निफिकेंट इवेंट्स के बाद जो डेवलपमेंट हुई, किसकी डेवलपमेंट हुई, सीड हैबिट की, वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। तो हम ये सारे का सारा हमारा टॉपिक जो है वो इस सिग्निफिकेंट इवेंट्स पे बेस्ड है कि क्या ज़रूरी चेंजेस अपने अंदर की, क्या ज़रूरी स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट किए, क्या आप कह सकते हैं इन्होंने अडेप्टेशंस की अपने स्ट्रक्चर के बाद अंदर, जिसके बाद हमें सीड की फॉर्मेशन देखनी गई। ठीक है, आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज कहते हैं कि ये बात है 390 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। कहते हैं कि वहाँ से ये चेंजेस होना शुरू हुए। कहाँ चेंजेस होना शुरू हुए, इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। कहाँ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, कहते हैं जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। अब वो क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल हुआ ये कि इन प्लांट्स ने क्या किया, इन प्लांट्स ने अपने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना उसको प्रोटेक्शन के अंदर कर लिया। तो जब उन्होंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें गैमेट्स आ जाते हैं, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स आ जाते हैं, जिनमें जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं ना जो रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उन्होंने उन तमाम को प्रोटेक्शन के अंदर जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया। इसके बाद हुआ ये कि जितने भी सेंसिटिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहर हार्श इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, तो सर्वाइवल रेट इनका हार्श इन्वायरमेंट में या टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में बढ़ गया। तो यही तो हमने करना है, हमने लैंड में रहने, क्योंकि प्लांट्स को ये माना जाता है कि उन्होंने वाटर से लैंड इन्वायरमेंट में आना है, और आने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप अडेप्टेशंस देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो लैंड में सर्वाइव कर रहे हैं वैसे वैसे उन्होंने अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस किए। तो बेसिकली आज भी हम वो चेंजेस डिस्कस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट चेंज ये है कि उन्होंने कहा कि ये 390 मिलियन ईयर्स अगो होता ही आ रहा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उन्होंने काफ़ी प्रोटेक्शन में कर लिया, जिसके बाद उन्होंने जितनी भी कवरिंग में कर लिया, हार्श इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन ही नहीं है। तो जब उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट हो गया, दैट मीन्स कि वो अगली जनरेशन उनकी आसानी से प्रोड्यूस होगी। जब अगली जनरेशन बढ़ेगी, नंबर में इंक्रीज होगा, तो यही माना जाता है कि काफ़ी हद तक इनके भी जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनका भी नंबर देखा जाता है वर्ल्ड में, ज़मीन में, अर्थ पे। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज स्पर्मेटोफाइट्स। फाइट्स आपको पता है प्लांट्स, स्पर्मेटोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हम स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया, चलें जी, नेक्स्ट बात डिस्कस करते हैं, दैट इज कहते हैं कि अब यहाँ से तो चेंजेस होना शुरू हुए। अब आ जाए जरा करीब की बात। अब ये 390 साल ये पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात। लेकिन अगर हम नंबर में बात करें तो ये नंबर छोटा है, गिनती की बात नहीं करें। लेकिन अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये करीब का वक्त है। तो यहाँ से टाइम में चेंजेस होना शुरू हुए, और इस टाइम पीरियड तक हुआ ये कि एक कंप्लीट सीड प्रोडक्शन हमने देख ली। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 365 मिलियन ईयर्स अगो हमें सीड प्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली हमने एब्जॉर्ब कर ली। कहाँ, प्लांट्स में। या आप कह सकते हैं सीड को प्लांट्स ने फॉर्मेशन कर लिया। इतने साल पहले की बात है कि पहला हमें सीड जो है वो फॉर्मेशन देखी थी। क्लियर, अंदाजा ये बात हो रही है लेट डिमोनियन पीरियड की। चलो सबसे पहले सीड होता क्या, सीड की बात करें ना तो आसान जुबान में सीड को कहते हैं कि सीड जो है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। अब समझें ओव्यूल क्या है। ओव्यूल जो है वो उसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये लफ्ज़ समझना पड़ेगा, दैट इज मेगास्पोरेंजियम। अब पहले तो आप समझे स्पोरेंजियम क्या होता है, पहले आप इतना लफ्ज़ समझिए कि स्पोरेंजियम क्या है। स्पोरेंजियम आपको पता है ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर या ऐसी थैली जिसके अंदर स्पोर्स रिप्रोडक्शन करनी होती है। तो मतलब ऐसी सैक जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। अब स्पोर्स भी आपको पता है दो किस्म के भी होते हैं, कुछ होमोस्पोर्स होते हैं, कुछ हेट्रोस्पोर्स होते हैं। होमोस्पोर्स वो होते हैं जो दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, अब हेट्रोस्पोर्स की बात करें तो ऐसे स्पोर होते हैं जो साइज में थोड़े वेरी करते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। जो छोटे साइज के होते हैं उनको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, जो बड़े साइज के होते हैं उनको मेगास्पोर बोलते हैं। अब ना स्पोरेंजियम की भी आप कह सकते हैं टाइप है। ऐसी स्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, और ऐसी स्पोरेंजियम जिसमें माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, छोटा स्पोर प्रोड्यूस होता है, उसको हम
माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैंने आपके साथ जो है ना वो मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। इसको आप यहाँ डिटेल से समझ लें, आगे हम इसको बार बार इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। अब मेगास्पोरेंजियम ऐसी सैक है जिसके अंदर स्पोर्स ने प्रोड्यूस होना है, और उसमें भी हमने कहा स्पेसिफिक एक स्पोर ने प्रोड्यूस होना है, दैट इज मेगास्पोर ने प्रोड्यूस होना है। ठीक है, अब इसके अपेयरेंस समझे कहते हैं कि जब मेगास्पोरेंजियम के बाहर एक इंटेगुमेंट होगी, इंटेगुमेंट कहते हैं गुलाफ को, और वो गुलाफ एडहिसेंट होगा। एडहिसेंट का मतलब है बड़ा ही सख्ती से जब वो चिपका होगा उसके साथ, और वो बहुत मजबूती से जब उसके साथ लिपटा होता है, किसके साथ लिपटा होता है, मेगास्पोरेंजियम के साथ वो गुलाफ लिपटा होता है। तो जब ये दोनों चीजें मतलब कि इंटेगुमेंट प्लस मेगास्पोरेंजियम, ये दोनों चीजें मिलके ओव्यूल बनाती हैं, दोनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं, ओव्यूल। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में दो चीजें आ जाती हैं, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, जिसके अंदर मेगास्पोर ने प्रोड्यूस होना, वो सैक लाइक अपीयरेंस रखने वाला स्ट्रक्चर। उसके अलावा बाहर एक ऐसी कवरिंग जो उसको कवर किया होता है, और वो भी कौन सी कवरिंग होती है, इंडिसेंट कवरिंग होती है, जो बहुत ही टाइटली उसको होल्ड की होती है। तो ऐसी इंटेगुमेंट प्लस मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जरा समझें इंटेगुमेंट कैसी होती है। इंटेगुमेंट बेसिकली ऐसी आप कह सकते हो प्रोटेक्टिव कवरिंग है कि जो गुलाफ है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, अराउंड मेगास्पोरेंजियम, जो मेगास्पोरेंजियम के बाहर होता है ना, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, तो उस हम प्रोटेक्टिव कवरिंग को इंटीगुमेंट बोलते हैं। अब यहाँ ये समझे कि जो इंटीगुमेंट है ना उसका नंबर वेरी करता है। क्यों नंबर वेरी करता है, हम जब नेक्स्ट देखेंगे ना कि लीव्स ने इनको कवर किया होता है, काफी सारे लीव्स जो है वो फ्यूज करेंगे आपस में, तो इनकी मजीद आप कवरिंग देखेंगे, उन कवरिंग को हम इंटीगुमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब वो देखेंगे कि वो नंबर में वेरी करते हैं, कुछ आप कह सकते हैं 3-4 हो सकती हैं, 5 हो सकती है, तो जितने लीव्स फ्यूज करेंगे वो इनकी उतनी ही इंटेगुमेंट बनती है, तो वो नंबर वेरी करते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल हमने ये समझा ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम प्लस वो इंटेगुमेंट, और इंटेगुमेंट क्या है, हमने कहा कि इंटेगुमेंट जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि जिसने कवर किया होता है मेगास्पोरेंजियम को। समझ आ गई। अब ये तो हमने थोड़ी बहुत टर्म्स थी। अब यहाँ बेसिकली हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें हमने स्टेप्स को देखना है, जो कि होता है एवोल्यूशन ऑफ सीड में, वो स्टेप्स जो है वो बेस्ड करते हैं या फॉलो करते हैं। अब ये तमाम के तमाम मैंने स्टेप आपके साथ वन बाय वन भी शेयर कर दिए, और फर्दर इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे लेक्चर वीडियो बहुत लेंथी होगी अगर मैं ये टॉपिक आपके साथ अभी डिटेल से डिस्कस करूँ। तो ये वन बाय वन स्टेप हमने डिस्कस करना है। बेसिकली सीड की प्रोडक्शन या एवोल्यूशन में 6 स्टेप्स हमने देखने हैं। पहला स्टेप हम देखते हैं फर्स्ट, एंड दैट इज एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, सबसे पहले लफ्ज समझिए हेट्रोस्पोरी क्या होता है। हेट्रोस्पोरी कहते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें प्लांट दो डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। मैंने वो डिफरेंट स्पोर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए, एक मैंने आपको बताया माइक्रोस्पोर, दूसरा मैंने आपको बताया मेगास्पोर। अब आप समझे हेट्रोस्पोरी क्या होता है। बेसिकली एवोल्यूशन हो रही है अब हेट्रोस्पोरी, सीड की एवोल्यूशन में फर्स्ट जो चेंज, जो आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट इवेंट जो सीड या प्लांट कर रहा होता है सीड की फॉर्मेशन में, वो पहला स्टेप ये होता है कि वो अपने अंदर हेट्रोस्पोरी वाली कंडीशन को अडॉप्ट करता है। क्योंकि इससे पहले जितने भी प्लांट्स थे ना, उनके अंदर जो सीड्स हमने डिस्कस किए वो होमोस्पोरी थे, वो होमोस्पोरी रखने वाले सीड्स थे, मतलब कि वो होमोस्पोरस प्लांट्स माने जाते हैं, क्योंकि वो सेम साइज के सेम अपीयरेंस रखने वाले सीड्स प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जब सीड्स की फॉर्मेशन हुई या सीड्स की एवोल्यूशन करनी थी, तब प्लांट ने अपने अंदर पहला चेंज ये किया कि इन्होंने अपने अंदर हेट्रोस्पोरी वाली कंडीशन अडॉप्ट की। ठीक है, तो माना ये जाता है कि प्रीमिटिव कहते हैं पुराने जो वस्कुलर प्लांट थे ना लैंड के, उन्होंने क्या किया, वो वन काइंड ऑफ जो सीड्स है, स्पोर्स जिनको कहते हैं, सॉरी सीड नहीं स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, उन कंडीशन को हम होमोस्पोरी बोलते हैं। तो कहते हैं कि इससे पहले वाले प्रीमिटिव जो वस्कुलर प्लांट थे वो होमोस्पोरी वाली कंडीशन अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो चेंजेस हुए। तो कहते हैं ऑल ग्रुप ऑफ, अगर हम बात करें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑल ग्रुप्स ऑफ लैंड प्लांट, अगर हम लैंड प्लांट की बात करें तो अप टू कहते हैं कि ट्रीडियोफाइट्स तक ये सारे के सारे होमोस्पोरस थे, ट्रीडियोफाइट्स के बाद से जो है वो हेट्रोस्पोरी वाली कंडीशन जो है वो डेवलप होती है। तो हेट्रोस्पोरी वाली कंडीशन क्या होती है, कहते हैं कि जैसे ही अर्ली फेज स्टार्ट होती है एवोल्यूशन की, जब सीड एवोल्यूशन की हम बात करें, तो सबसे पहले प्लांट ग्रुप क्या करता है, अपने अंदर डिफरेंट प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और वो भी स्पोर्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स के, मतलब डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। एक जो साइज में छोटा होता है उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, जो साइज में बड़ा होता है उसको हम मेगास्पोर बोलते हैं, और इस कंडीशन को हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है वो डिफरेंस पूछ लेते हैं कि, या पूछ सकते हैं कि आप होमोस्पोरी के बारे में क्या जानते हो और हेट्रोस्पोरी के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने आपके साथ प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, समझ आ गई कंडीशन। नेक्स्ट हमने अब जो है वो माइक्रोस्पोर को डिस्कस करना है डिटेल से, और मेगास्पोर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझे ये कि जो माइक्रोस्पोर है ना, ये आपको पता है माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होगा। ओके, ये स्पोर जो है इन्होंने स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होना है, और मैंने कहा था कि जो स्पेसिफिक स्पोरेंजियम है वो स्पेसिफिक ही सीड प्रोड्यूस करेगी। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगी, जो मेगास्पोरेंजियम है वो मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेगी। अब स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके साथ एक स्ट्रक्चर शेयर किया जिसमें हमने मेगास्पोरेंजियम वाला कंडीशन डिस्कस करनी है। बेसिकली ये मेगास्पोरेंजियम है। ठीक है, उसके बाद जो हमने देखनी है कि लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, अब मेगास्पोरेंजियम है, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर प्रोड्यूस होने, ये यहाँ लेबल किया हुआ है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होना होता है, मेगास्पोर, और वो मेगास्पोर जो है वो बाद में डेवलप करेगा, किस में डेवलप करेगा, फीमेल गमेटोफाइट में।
डेवलप करेगा फीमेल गेमेटोफाइट में। लेकिन इसके बरक्स अब यहाँ मैं आपके साथ कंपैरिजन करवा देती हूँ माइक्रोस्पोर की। कहते हैं कि लेकिन अगर हम माइक्रोस्पोर एंजियम की बात करें तो माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा और वो माइक्रोस्पोर जो है वो गिव राइज करेगा मेल गेमेटोफाइट को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि मेगास्पोर जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट को जनरेट करता है और जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। ये देखिए मैंने आपके साथ यहाँ लिख भी दिया कि जो माइक्रोस्पोर है वो इनसाइड बनता है, किसके अंदर बनता है, माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर बनता है और फिर वो बनने के बाद मेल गेमेटोफाइट में जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद मेगास्पोर जो है वो इनसाइड बनता है मेगास्पोर एंजियम और वो फिर बाद में फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर चेंज होता है और हम इसको मेगा गेमेटोफाइट भी बोलते हैं। समझ आ गई? दोबारा मैं रिपीट करवा देती हूँ आपके साथ कॉन्सेप्ट, दैट इज माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर वाला कॉन्सेप्ट। माइक्रोस्पोर ने जो है वो माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर बनना है और माइक्रोस्पोर ने कन्वर्ट होना है मेल गेमेटोफाइट में। जबकि मेगास्पोर की बात करें, मैंने आपके साथ मेगास्पोर का स्ट्रक्चर भी शेयर किया जो मेगास्पोर एंजियम के अंदर बनता है, जिसको हम मेगास्पोर बोलते हैं, जिसने गिव राइज करना है फीमेल गेमेटोफाइट। अब यहाँ से ना अगली कॉन्सेप्ट की बात शुरू होती है, दैट इज कि फीमेल गेमेटोफाइट ने बाद में एग की प्रोडक्शन करनी है और वो एग की प्रोडक्शन जो है वो फर्दर कैसे हम देखेंगे कि वहां से प्रोसीड होते होते सीड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब एग या ओव्यूल फर्टिलाइज होगा उसके बाद सीड की प्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ तक आपको ये सारी डिटेल और स्ट्रक्चर समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज ये जी रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोर एंजियम। अब देखिए ना, आपको पीछे मेगास्पोर एंजियम भी समझ आ गया, मेगास्पोर भी समझ आ गया। जर्मिनेशन का मतलब जर्मिनेशन का आपको मतलब पता है कि जनरेट करना, और रिटेंशन का मतलब होता है रखे रखना या रोके रखना या अपने अंदर आप कह सकते हैं पास रखना या समाये रखना, अपने अंदर ही स्टोर रखना। ठीक है, काफी सारे मैंने आपको रिटेंशन का मतलब समझा दिया जी। थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लें, वो ये कि सबसे पहले होता ये था कि पहले ना फॉरन ही मेगास्पोर एंजियम में मेगास्पोर प्रोड्यूस हुआ, तो वो फॉरन ही मेगास्पोर जो है ना वो आफ्टर आप कह सकते हैं फॉर्मेशन वो मेगास्पोर एंजियम उसको शेड कर देता था। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं रिलीज कर देता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस ये हुए क्योंकि हमने कहा कि इन्होंने अपने जो सेंसिटिव चीजें थी ना उनको प्रोटेक्ट किया, जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे उनको प्रोटेक्शन में लेके आए। ठीक है, तो पहले तो हमने कहा कि होता ये था कि वो रिलीज कर देता था मेगास्पोर को, लेकिन अब चेंजेस ये आए कि ना थोड़ी देर पहले तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए रिलीज किया, आप कह सकते हैं रिटेन किया, जिसमें एग्जांपल आ जाती है स्लैजिनेला की। तो कहते हैं कि कुछ प्लांट जो कि एग्जांपल स्पेसिफिकली स्लैजिनेला की ये करता था कि ये ना मेगास्पोर को फॉर्मेशन के फौरन बाद नहीं आप कह सकते एक्सकेप करता था, बाहर फेंकता था या रिलीज करता था। तो इसने क्या किया, स्लैजिनेला ने थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा दिया, मेगास्पोर को थोड़ी देर के लिए अपनी मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेन किया। ठीक है, लेकिन ये टाइम पीरियड थोड़ी देर के, क्योंकि वो कहता है कि इमीडिएटली उन्होंने अलाउ नहीं किया उसको रिलीज करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि मेगास्पोर को परमानेंटली रिटेन करते हैं अपने अंदर। अब जो परमानेंटली उन्होंने मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर को रिलीज किया, अब मेगास्पोर से एग की फॉर्मेशन से सीड फॉर्मेशन, वो जब बिल्कुल सबकी सारी सेंसिटिव चीजें या सेंसिटिव फंक्शन जब मेगास्पोरेंजियम के अंदर होंगे, दैट मीन्स कि बड़ी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर हो रहा है, जब इनका इंटरेक्शन ही नहीं होगा हार्श इन्वायरमेंट से, तो सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हमने कहा पहले जो है वो मेगास्पोर प्रोड्यूस हुआ जल्दी से रिलीज कर देते थे, लेकिन अब यहाँ चेंजेस ये आए कि स्लैजिनेला ने उसको थोड़ी देर के लिए रिटेन किया, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको परमानेंटली बिल्कुल ही बाहर जाने नहीं देते, अंदर ही स्टोर करते हैं, डेवलपमेंट भी अंदर ही हो रही होती है। अब नेक्स्ट कहानी शुरू होनी है, वो कहानी है एग की, वो कहानी है एग की। कहते हैं कि जो मेगास्पोरेंजियम ने आगे मेगास्पोर जर्मिनेट किया था ना, तो अब मेगास्पोर से आगे फॉर्मेशन होनी किन किन फॉर्मेशन होनी, एग की फॉर्मेशन होनी। ठीक है, मेगास्पोर स्पोर ने आगे जर्मिनेट करना इनटू फीमेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट ने यहाँ छोटा सा एक एग फॉर्मेशन करवाना है। ये क्या करना है, एग की फॉर्मेशन करवानी। ठीक हो गया। अब बेसिकली एग की फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि विद इन मेगास्पोरेंजियम क्या होता है कि मेगास्पोर बनता है, वो जर्मिनेट करता है इनटू एग कंटेनिंग फीमेल गेमेटोफाइट, उनमें फीमेल गेमेटोफाइट भी होती है। यहाँ तक आपको समझ आ गई, जिसमें हमने दो स्टेप पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा कि हेट्रोस्पोरी करते हैं, दो डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमने कहा उन स्पोर्स का रिटेंशन के वो कितनी देर रिटेन करते हैं, और उनकी जर्मिनेशन हमने डिस्कस की, कहाँ कौन सा जो है वो स्पोर जर्मिनेट कर रहा है। उसके बाद अब हमने पढ़ना डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड मेगास्पोरेंजियम। जो हमने स्टार्ट में प्रोटेक्टिव लेयर डिस्कस की थी ना, जो हमने कहा था कि जो टेगुमेंट बनती है उन्होंने उनको कवर कर लिया। मैं आपको चलिए दिखा भी देती हूँ। अब बेसिकली इस थर्ड पॉइंट में हम इस जो ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, इंटेगुमेंट, जिसने उस मेगास्पोरेंजियम को होल्ड किया हुआ टाइटली, जिसकी वजह से हमने ये टर्म डिस्कस की थी। तो अब हम इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने थर्ड पॉइंट में। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। अब नेक्स्ट स्टेप ये हुआ, सीड प्रोडक्शन होगी, एग प्रोडक्शन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप है, कौन सा स्टेप है, दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर। अब प्रोटेक्टिव लेयर ने बनना है। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव लेयर में बनना है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मेगास्पोरोफिल। आप समझे, मेगास्पोरोफिल, फिल मैंने आपको बताया था जहां भी लफ्ज आएगा वो लीफ से निकलता है। तो मेगास्पोरोफिल मतलब ऐसा लीफ जो मेगास्पोरेंजियम को बेयर करता है, जो मेगास्पोरेंजियम को पकड़े हुए होगा, होल्ड किए होगा या बेयर किए होगा, ऐसे लीफ को हम मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। तो आगे उन्होंने डेफिनेशन भी लिख दी, लीफ बेयरिंग और होल्डिंग मेगास्पोरेंजियम ग्रेजुअली स्टार्ट टू फ्यूज। अब
मैंने पीछे ही आपको बता दिया था कि वो कवरिंग, जब हमने कहा था ना कि इस कवरिंग का नंबर जो है वो वेरी करता है, मैंने कहा था कि वो लीव्स जिन्होंने मेगास्पोरेंजियम को कैरी किया होगा ना, वो ही लीव्स ना ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ना फ्यूज होना शुरू करेंगे। तो जब वो फ्यूज होना शुरू करेंगे ना, तो वो लीव्स ही जिनको हम मेगास्पोरोफिल बोल रहे हैं, वो ही वजह बनेगी, किसकी वजह बनेगी, प्रोटेक्टिव एनवेलप की वजह बनेगी। चलो जी, बात ही खत्म कर दी मैंने, कहानी ही आसान कर दिया। आई होप आपको समझ आई होगी बात। मैं रिपीट कर देती हूँ। कहते हैं कि जो मेगास्पोरोफिल है, जिनको हम लीव वेयरिंग बोलते हैं, कि वो लीव्स जिन्होंने मेगास्पोरेंजियम को वेयर किया, वही लीव्स फिर फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं ग्रेजुअली। अब जब वो फ्यूज होना शुरू करेंगे, तो वही कवरिंग की वजह बनेंगे। वही किसकी वजह बनेंगे, कवरिंग की वजह बनेंगे। किसकी कवरिंग की वजह बनेंगे, मेगास्पोरेंजियम की कवरिंग की वजह बनेंगे। तो हम डिस्कस ही किसकी कवरिंग कर रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम की प्रोटेक्टिव लेयर को। तो यहाँ ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, ये बेसिकली वो लीव्स हैं जिन्होंने इसको होल्ड किया होता है, जिसको हम मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। तो आसान जुबान में प्रोटेक्टिव लेयर कौन है, मेगास्पोरोफिल्स है। ठीक है, क्योंकि वो फ्यूज होने के बाद एडिशनल तौर पे एक प्रोटेक्टिव एनवेलप बनाते हैं या इंटेगुमेंट बनाते हैं, और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट होता क्या, बन गई लेयर, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, फ्यूज हो गए लीव्स। उसके बाद हुआ ये कि वो टाइटली लॉक्ड हो जाएंगे। वो जो फ्यूजन की हुई इतना लीव्स हैं, वो बड़े उन्होंने अपने आप को टाइटली होल्ड कर देना है। और टाइटली होल्ड करने के बाद ही हमने कहा था हिसेंट बन गया कि वो जी जो बहुत टाइटली और बड़े चिपक गए आपस में, वो जो लीव्स से जो फ्यूज हुए, उसके बाद उन्होंने जो अपेरेंस थी, वो अपेरेंस बहुत ही टाइटली थी, और उन्होंने उस मेगास्पोरेंजियम को अपने अंदर टाइटली लॉक कर दिया। ठीक है, जब प्रोटेक्टिव लेयर टाइटली लॉक हो जाएगी, ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर को, ऐसी इंटेगमेंट को हमने इंडिहेसेंट बोला। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज, अब यहाँ से दिस इंपॉर्टेंट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। अब यहाँ से ओव्यूल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओव्यूल का फॉर्मूला ये है कि ओव्यूल दो चीजें होती हैं। एक तो ओव्यूल होता है कि मेगास्पोरेंजियम प्लस प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ एक, आप कह सकते ब्लॉग या फिर कॉलम की शक्ल में या एरोस की शक्ल में चीजें आसान कर दूँ। ये लें जी, कहानी आसान कर दी। मेगास्पोरेंजियम प्लस प्रोटेक्टिव लेयर या कवरिंग, ठीक है, जो कुछ भी कह सकते हैं, लेयर, कवरिंग, इंटेगमेंट, ये दोनों चीजें मिलकर बना देती हैं ओव्यूल। ठीक है, अब सबसे पहले हमने तो मेगास्पोरेंजियम की कहानी पढ़ी थी, मेगास्पोर पढ़ा था, एग प्रोडक्शन की थी। ठीक है, कहते हैं कि जब मेगास्पोरेंजियम के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई, एनवेलप बन गया, अब बन गया फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्यूल की फॉर्मेशन। अब आसान जुबान में वो कहते हैं, मैं आपके लिए, और मैंने ये डेफिनेशन बेसिकली मैंने आपके लिए आसान किया है कि जो मेगास्पोरेंजियम है, प्रोटेक्टिव लेयर के साथ वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, या उस स्ट्रक्चर की वजह बनता है, दैट इज ओव्यूल। ठीक हो गया, ये स्लाइड भी समझ आ गई। नेक्स्ट अब हमने फोर्थ स्टेप इसका डिस्कस करना है, दैट इज रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर मेगास्पोरेंजियम। और यहाँ एक कहानी समझे, वो ये, ईच मेगास्पोर मदर सेल ये 4 मेगास्पोर्स बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और हो कहाँ रहा है ये सारा, मेगास्पोरेंजियम में। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपको पता है कि स्पोरेंजियम के अंदर हमने पढ़ा था मेगास्पोर है जो कि आगे स्पोर्स बनाते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर, अब मेगास्पोरेंजियम की बात हो रही, अगर हम सिंपल स्पोरेंजियम की बात करते तो हम मदर सेल की बात करते, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम की बात हो रही है, उसमें जो मदर सेल होगा वो भी स्पेसिफिकली मेगास्पोर मदर सेल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो उसमें माइक्रो स्पोर मदर सेल होगा। तो आप जो है ना उसको रिलेट कर लेना खुद ही। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक जो मेगास्पोर मदर सेल है, वो वजह बनेगा 4 मेगास्पोर की। ये सारा प्रोसेस हो रहा है मियोसिस के अंदर। अब ये पहले वक्तों की बात मानी जाती है। पहले वक्तों में क्या होता था कि एक जो मेगास्पोर था ना, उसने 4, सॉरी, एक मदर सेल ने 4 मेगास्पोर बनाए थे। इसके बाद 4 फिर फीमेल ग्यूमेटोफाइट बनेगी। जब 4 फीमेल ग्यूमेटोफाइट बनेगी तो चारों की कोशिश होगी कि मैं डेवलपमेंट करूँ। उसके बाद क्या होता था, कंपटीशन बहुत बढ़ जाता था फूड को लेके। ठीक है, जब फूड को लेके कंपटीशन बढ़ा तो चीज़ें खराब हुई। उसके बाद प्लांट्स ने अडेप्टेशन की, प्लांट्स ने कुछ चेंजेस किए अपने अंदर। क्या चेंजेस किए, प्लांट्स ने ना उन 4 बने हुए ना, उन 4 मेगास्पोर्स को अच्छे से देखा। जो मेगास्पोर जरा क्वालिटी में अच्छा था ना, प्लांट ने उसको सिलेक्ट कर दिया। उसको सिलेक्ट कर दिया और उसको इजाजत दी कि भाई अब तुम कन्वर्ट हो जाओ। वो एक मेगास्पोर को इजाजत दे दी कि अब तुम कन्वर्ट हो जाओ, किसमें कन्वर्ट हो जाओ, फीमेल गमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, और बाकी के जो उन्होंने 3 मेगास्पोर थे ना, उन्होंने उसको आप कह सकते हैं रिजेक्ट कर दिया, या फिर खराब कर दिया, या खत्म कर दिया। ठीक हो गया, ये जाया कर दिया। अब ये मैं आपको नेक्स्ट कहानी पढ़ा रही हूँ, वो ये कि जो कहते हैं कि जो 4 मेगास्पोर थे ना, उन्होंने फिर 4 गमीटोफाइट बना दी, फीमेल गमीटोफाइट। अब वो कहते हैं कि अर्ली वर्सकुलर प्लांट्स में क्या होता है कि एक न्यू स्ट्रेटेजी हुई, जिसके बाद कंपटीशन ऑफ फूड बहुत बढ़ गया, क्योंकि 4 फीमेल गमीटोफाइट थी। लेकिन ओनली अब क्या हुआ कि ओनली 1 मेगास्पोर, मैंने आपको बताया, सेलेक्ट हो गया। जब वो सेलेक्ट हुआ तो हेल्दी जो फीमेल थी ना, वो गमीटोफाइट बनाने के लिए उन्होंने अलाउ किया। बाकी जो रिमेनिंग 3 मेगास्पोर थे उनको उसको रिजेक्ट कर दिया। चलिए यहाँ ये स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, आसान समझाने के लिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये है कि अव्यूल है, जिसमें हमने कहा कि अव्यूल में मेगास्पोरेंजियम, मतलब वो सारी सैक जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही, प्लस वो इंटेगुमेंट जो मैंने आपके साथ ये लेबल की। ठीक है, ये पोलन चैम्बर, ये हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। ये आप देख लें, 4 बने थे, उन्होंने एक को सिलेक्ट करके सीड बना दिया, बाकी 3 को उन्होंने ज़ाया कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया,
ज़ाया कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो स्लाइड में हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इसका, या नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या फंक्शन नेक्स्ट चीज़ों में परफॉर्म हुई, एंड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक, जिसको फीमेल गमेटोफाइट बोलते हैं विद इन पेरेंजियम। अब हमने नेक्स्ट टर्म डिस्कस करनी, दैट इज कि एम्ब्रियो सैक क्या होती है। एम्ब्रियो सैक को समझे। एम्ब्रियो सैक आसान जुबान में फीमेल गमेटोफाइट जो कि अपने पास एग रखेगी, ऐसी फीमेल गमेटोफाइट प्लस एग को हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। मैंने आसान अब ऊपर फॉर्मूला बना लेना, फीमेल गमेटोफाइट प्लस एग इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। ऐसी सैक, सैक कहते हैं थैली, ऐसी सैक जिसके अंदर एग पड़ा हुआ है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। सिंगल जो है मेगास्पोर था वो रिटेन, वो रहेगा उसके अंदर, किसके अंदर रहेगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेगा, और फिर वहां से एग की फॉर्मेशन होगी, और एग जो है वो फीमेल गमेटोफाइट के थ्रू बनेगा। वो फीमेल गमेटोफाइट प्लस एग जो है वो फिर बनाता है, किसको बनाता है, एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक का नेक्स्ट जो है वो हमने एक स्ट्रक्चर इवॉल्व कर लिया, दैट इज एम्ब्रियो सैक। अब सिक्स्थ जो स्टेप है ना मेन, वो डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंडियम फॉर पोलन कैप्चर। अब मैंने कहा था ना ये जो पोलन चैम्बर है ना, ये पोलन वाली कहानी वो हम नेक्स्ट डिस्कस। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अब हमने मॉडिफिकेशन करनी है डिस्टल एंड की, किसकी डिस्टल एंड की, मेगास्पोरेंजियम। अब ना यहाँ कुछ चेंजेस हमने डिस्कस करनी, ये जो डिस्टल एंड कहते हैं बिल्कुल जो आखिरी हिस्सा है ना, यहाँ हमने कुछ चेंजेस करने डिस्टल एंड वाली साइड पे। यहाँ कुछ चेंजेस होंगे जिसके बाद पोलन को हमने, अच्छा पहले कहानी होती थी जो पोलन ग्रेन्स होता है ना, जिसको एक सिंगल को पोलन बोला है, पोलन ना यहाँ आके रिटेन नहीं करता था, आता था, और आप कह सकते हैं ज़ाया होने के चांसेस बहुत थे, क्योंकि यहाँ रिटेन नहीं होता था, पोलन यहाँ तक रुकता नहीं था। जिसके बाद इन्होंने ना अपने जो डिस्टल एंड है ना, जो आखिरी एंड है, जो बाहर वाला एंड है, ठीक है, उस आखिरी हिस्से में ना चेंजेस किए, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस किए, और ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसने पोलन को काफ़ी हद तक रिटेन किया। ये देखो पोलन चैम्बर बन गया, जिसके बाद पोलन आएगा और वो काफ़ी देर तक रिटेन होगा। अब जब पोलन यहाँ आके ठहर जाएगा, क्योंकि वो जगह ही ऐसी बन जाएगी, जब ठहर जाएगा तो यहाँ से ना फिर पोलन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी, पोलन ट्यूब। अब वो पोलन ट्यूब जो है वहां से फिर वो जो पोलन है वो जाता 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 कहाँ जाएगा, एग के पास जाएगा, एग को फर्टिलाइज करेगा, और एग की फर्टिलाइजेशन जैसे ही ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन होगी, लो जी कहानी कंप्लीट होगी और फॉर्मेशन हो जाएगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, सीड की फॉर्मेशन होगी। समझ आ गई सारी बातें। नेक्स्ट चीज कहते हैं कि होता है कि मोस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होते हैं जिसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सीड होती है। अब मजीद भी हमने वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस डिस्कस करने हैं। कहते हैं कि ये सारे के सारे चेंजेस तब कंप्लीट होते हैं जब एक इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन होती है, और वो मॉडिफिकेशन मेगास्पोरेंजियम के अंदर हो रही होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर हो रही होती है, उसके स्ट्रक्चर के आप कह सकते हैं डिस्टल एंड पे हो रही होती है, ठीक है, ऊपर मेंशन भी कर दिया डिस्टल एंड, विच वॉज नॉट इंटेग्रेटेड। अब कहते हैं कि वो परमानेंटली नहीं होता। अब वो जो डिस्टल एंड है ना, बेसिकली ये जो डिस्टल एंड है ना, इसने स्पोरेंजियम, जो स्पोरेंजियोफाइट है ना, नेक्स्ट जो स्पोरोफाइट है, उसने उस स्पोरोफाइट को आगे अटैचमेंट के लिए जगह देनी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ आपने फिलहाल यही, ये पूरी का पूरा पॉइंट यही है कि सीड की फॉर्मेशन के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है उसकी मॉडिफिकेशन का, उसके स्ट्रक्चर की मॉडिफिकेशन का। वो हम डिस्टल एंड वाली जो है वो कुछ मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज कहते हैं कि जो डिस्टल एंड था ना मैगस, में दोबारा यहाँ मेंशन कर दिया, जो डिस्टल एंड था मेगास्पोरेंजियम का, वो मॉडिफाइड होगा। मॉडिफाइड क्यों होगा, ताकि हम मेल कैप्चरिंग पोलर को कैप्चर कर सकें, क्योंकि यहाँ पहले आता था, मैंने आपको बताया वो पोलन यहाँ रिटेन नहीं करता था क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा था। लेकिन फिर हमने उसके स्ट्रक्चर में डिस्टल एंड में मेगास्पोरेंजियम के ऐसी मॉडिफिकेशन की कि अब जो है ना वो कैप्चर करना आसान हो गया। जब पोलन इसने कैप्चर कर लिया, पोलन ग्रेन वहां थोड़ी देर रहेगा, ठीक है, तो उसके बाद नई कहानी समझ आएगी। सबसे पहले पोलन समझें क्या होता है। एग्जांपल ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोर बना, मेल गमेटोफाइट बना, उसके बाद जैसे इधर एग बना था तो मेल गमेटोफाइट के बाद वहां स्पर्म बनेगा या पोलन बनेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ यही हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं, पोलन वाली, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि पोलन जो है ना वो अब ट्रैप्ड हो गया, क्योंकि हमने पीछे मॉडिफिकेशन की स्ट्रक्चर में, उसको स्ट्रक्चर को ऐसे हमने बना दिया। आपने देखा होगा ये जो बाहर इंटेगमेंट है ना, इसने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया और जगह कम बना दी इधर। अब क्या होगा, डिस्टल कैविटी बन जाएगी इधर। क्या बनेगी, डिस्टल कैविटी। इस तरह की कैविटी होती है, इस तरह की कप लाइक कैविटी होती है, कैविटी का डिस्टल कैविटी बोलते हैं। डिस्टल कहते हैं आखिरी हिस्से की, स्पोरेंजियम के आखिरी हिस्से में एक डिस्टल कैविटी बनेगी। उसमें ना फिर पोलन ट्यूब बनती है। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ जब स्पोर आके पोलन आके रुकेगा ना, उसने फिर यहाँ एक रास्ता बना लेना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे वो पोलन जो है वो मूव करेगा आसानी से और जाके एग के पास या ओव्यूल के पास जाएगा, और वहां से उसको फर्टिलाइजेशन करने के बाद सीड में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो पोलन ट्यूब बनेगी जिससे स्पर्म जो है वो स्पर्म न्यूक्लियस डीप जाएगा। कहाँ तक डीप जाएगा, एम्ब्रियो सैक तक जाएगा, और एम्ब्रियो सैक तक जाने के बाद एग को क्या कर देगा, फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ से जो है वो एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर हो गया। अब ये सारी की सारी बात होगी एम्ब्रियो की। कहते हैं कि जब एम्ब्रियो जो आगे एम्ब्रियो फर्टिलाइज होने के बाद जब एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है ना, उसकी कन्वर्जन को हम सीड फॉर्मेशन बोलते हैं।
क्लियर हो गया। तो ओव्यूल थी, ओव्यूल की हमने फर्टिलाइजेशन की। कैसे फर्टिलाइजेशन की? पोलन आया, पोलन डिस्टल कैविटी तक रुका, उसने पोलन ट्यूब बनाई, पोलन ट्यूब बनाने के बाद वहां से स्पर्म जो है वो मूव किए, एम्ब्रियो सैक तक गए, एग तक गए, एग को फर्टिलाइज किया, और जब ओव्यूल या एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो सीड की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमारी लास्ट जो है वो स्लाइड, उसमें ये कहा कहते हैं कि अब वो जो इंटेगमेंट हम बार बार बोल रहे थे, कवरिंग कवरिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बाहर होती थी, अब वही आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट बन जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो जो कवरिंग थी जिसने बाहर प्रोटेक्ट किया हुआ था मेगास्पोरेंजियम को, वो कवरिंग जो है वो सीड कोट बन जाए। क्लियर हो गया? सीड फॉर्मेशन भी होगी और सीड कोट भी बन गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी है सीड फॉर्मेशन की, ये कि सीड, मैंने ये पहले भी आपको बताया कि जो सीड की फॉर्मेशन हुई उसने मैक्सिमम जो है वो डिग्री प्रोवाइड कर दी प्रोटेक्शन के लिए, और डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो के बाद। अब हुआ ये कि हर चीज़ें ना प्रोटेक्शन के अंदर हो रही होती, हर चीज़ें। इवन हमने एम्ब्रियो जो छोटा सा डेवलप हुआ था वो भी हमने देखा कि कैसे वो अंदर ही हो रहा है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर सारा कुछ हो रहा था, एक कवरिंग के अंदर हो रहा है। जब सारी की सारी चीज़ें कवरिंग के अंदर होगी, इवन सीड प्रोडक्शन कवरिंग के होगी, तो वो जितनी भी टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट की अनफेवरेबल कंडीशन है ना, उसमें वो सर्वाइव कर लेता है। कौन सर्वाइव कर लेता है? एम्ब्रियो सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है। जब उस छोटे से नन्हे मुन्ने एम्ब्रियो के इन्वायरमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो डेवलपमेंट में आसानी होगी। जिसके बाद माना ये जाता है कि ये जो एवोल्यूशन ऑफ सीड है ना, इसने इस एबिलिटी के बाद इसने सक्सेसफुल ग्रुप बना दिया प्लांट्स को। क्यों सक्सेसफुल बना दिया? क्योंकि वो लैंड पे परमानेंटली फिर कॉलोनाइज हो गए, कि उन्होंने कॉलोनियां बना ली और वो आराम सुकून से लैंड पे जो है वो सर्वाइव कर सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने, मैं बार बार बता रही थी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बड़ी कवरिंग के अंदर कर लिया। वो बेसिकली हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की कवरिंग और उसके अंदर होने वाले डिफरेंट इवेंट्स को डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद प्लांट्स ने सर्वाइवल रेट इंक्रीज किया। अब जो है वो परमानेंटली प्लांट जो है वो कॉलोनाइज हो गए। कहाँ हो गए? लैंड में। तो यही तो हमने अडेप्टेशंस पढ़नी थी कि कैसे वो लैंड वाले इन्वायरमेंट में आसानी से आके सर्वाइव कर सकते हैं। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीड की एवोल्यूशन देखी, थोड़े बहुत हिस्ट्री देखी, उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स देखे, वन बाय वन हेटेरोस्पोरी हुई थी, सबसे पहले डिफरेंट स्पोर्स बने थे, उन स्पोर्स की हमने रिटेंशन देखी थी, जर्मिनेशन देखी थी, रहते थे कुछ, फिर हमने थोड़ी देर के लिए रखे, कुछ पहले बहुत रिलीज हो जाते थे, फिर थोड़ी देर के लिए रखे, फिर हमने परमानेंटली स्टोर किया। स्टोर करने के बाद ही आगे कहानी शुरू हुई, प्रोटेक्टिव लेयर बनी। प्रोटेक्टिव लेयर के बाद हमने देखा कि कैसे 4 स्पोर बनते हैं, उसके बाद एक को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक जो है वो आगे एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हुआ, डिस्टल एंड पे मॉडिफिकेशन हुई, पोलन आया, पोलन ने पोलन ट्यूब बनाई, और पोलन ट्यूब बनाने के बाद वो ओव्यूल तक गया, एग तक गया, फर्टिलाइजेशन की, एग की फॉर्मेशन होगी, और फिर वो जो इंटेगमेंट थी वो सीड कोड पे कन्वर्ट होगी। और हमने कहा कि सीड प्रोडक्शन ने ये प्लांट्स को बेनिफिट दिया कि वो हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए एबिलिटी डेवलप कर दी। उसके बाद ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स जो हैं वो अब आराम से लैंड वाले इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं और रह रहे हैं। तो दिस इज इट, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे तो आगे वाले टॉपिक्स आपको समझना आसान होंगे। तो दिस इज इट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्लास जिम्नोस्पर्म में डिस्कस करेंगे डिटेल से। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।